ऐसा होगा जो कभी नहीं भी पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा नोट कर लेने का, और नहीं भी नोट करते हैं तो आप बार बार वीडियो रहेगा ही उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में जो है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन हुआ करता था? तो सुल्तान हुआ करता था, यानी केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सल्तनत काल में जो है किसके शासन काल में अमीरों का महत्व जो है चरमोत्कर्ष पे था? यानी अमीर का महत्व जो था किस वंश के काल में? तो लोधी वंश के काल में जो है काफी ऊपर था। अगला क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए इंसा विभाग जो था ये किससे संबंधित विभाग था? दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था। ठीक है, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? एफएसटी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, दीवान ए इस्तिहाक ये कौन सा विभाग संबंधित था? तो दीवान ए इस्तिहाक था ये पेंशन विभाग था जो किसके द्वारा चालू किया गया था? गलत हो गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। दीवान ए इंसा और दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। एक दीवान ए बंदगान था, ये कौन सा विभाग था? दास विभाग था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था दीवान ए अर्ज, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन यहीं पर होता है, सभी के मन में क्या आ जाता है? दीवान ए अर्ज सेना की बात आता है, अस्थाई सेना का जो है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। और अस्थाई सेना को जो है सर्वप्रथम जो है राजस्व से यानी राज्य के वेतन से जो है यानी राज्य के जो कर से जो है वेतन दिया जाने लगा वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन सैन्य विभाग से संबंधित एक विभाग का नाम दीवान ए अर्ज जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था, बात नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताए, दीवान ए इस्तिहाक विभाग के जो है संस्थापक कौन थे? तो अभी बताए ही, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। सीधा समझ लीजिएगा, लोक कल्याण के लिए जो कार्य करने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक काफी बेहतर था, पॉपुलर था, और इसीलिए सल्तनत काल में जो है लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकता प्रथा को समाप्त करके जो है किस शासक के द्वारा जो है यानी एकता प्रथा को समाप्त किया गया था? तो एकता प्रथा समाप्त की यदि बात हो जाए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया था। बलबन के बारे में बोले तो कौन सा प्रथा को समाप्त किया? तुर्क ए चहलगानी को जो है यानी 40 तुर्क सरदारों का जो दल था उसको विनाश करने का काम बलबन किया था, और इसको बनाया कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और एकता प्रथा भी इल्तुतमिश के द्वारा चालू किया गया था, बट बंद किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है एकता प्रथा को बंद कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, एकता प्रथा को दोबारा फिर से शुरू कौन किया था? गलत हो जाएगा, एकता प्रथा बोले हैं आपको, आप औरंगजेब वाले जजिया कर की बात नहीं कर रहे हैं। जजिया कर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिर पुनः औरंगजेब के द्वारा शुरू किया, लेकिन बंद पहले किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। कब बंद किया गया था? 1564 में अकबर के द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अब पुनः आगे चल के 1679 में जो है, सुन लीजिए, 1679 में जो है औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया गया था। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? एकता प्रथा का। एकता प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश। और बंद किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन होता है, सल्तनत काल में पूर्णतः जो है केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। खालसा भूमि का जो केंद्र यानी जो सुल्तान के नियंत्रण में जो रहता था उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइए, सल्तनत क्या हुआ? क्या दोबारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो, एक मिनट बता रहे, फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, एकता प्रथा को दोबारा शुरू करने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस तरह का प्रथा था ये? एकता, ये जो एकता प्रथा एक तरह से सेना उना को जो नियुक्ति होता था उससे संबंधित विभाग था ये। ठीक है, अगला एकता यानी कहने का मतलब पहले वेतन के बदला जो है ना एकता दिया जाता था, इतना एकता करके जो है ना। ठीक है, हाँ, जो ये आप ये प्रांत को आप रखिए और इस प्रांत से जो भी राजस्व है वो आपका। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन बताएगा, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में पॉपुलर जो बंदरगाह था उसका नाम देवल हो जाएगा, कोवल नहीं, देवल बंदरगाह जो था सल्तनत काल में। सीधा समझिए, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं ना, दिल्ली दौ से देवल याद रखिएगा। और सल्तनत काल का एकमात्र बंदरगाह जो था अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा पॉपुलर था? देवल बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दीवान ए बिजारत ये किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए बिजारत जो था ये वित्त विभाग था। कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था दीवान ए बिजारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, इक्तेदारों को जो है वंशानुगत किस शासक के द्वारा जो है बनाया गया था?
यानी वंश इक्तादारोक जो है, जिसको इक्ता मिल रहा है शुरुआत से, तो उसको वंशानुगत कर दिया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? FST के द्वारा ही किया गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी तो बंद कर दिया था इक्ता प्रथा को, ठीक है, और वंशानुगत किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दोबारा जो है इक्ता प्रथा को शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ही। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिजारत का जो है चरमोत्कर्ष किस राजवंश के काल में ऊपर था? तो ये तुगलक वंश के काल में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? औरंगजेब। हम दिल्ली सल्तनत बोल रहे हैं तो औरंगजेब पे कहाँ जा रहे हैं? देखिए हम बता रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, अगर थोड़ा सा सोचिएगा आंसर भी सही यही आ रहा था, थोड़ा सा सोचेंगे तो सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। बट इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आपको लुसेंट में देखने को नहीं मिलता या जनरल बुक में नहीं मिलता है देखने को, इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो सब समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत में जो है निरंकुश राजतंत्र जो था, वो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। और आप जानते हैं बलबन जो है अपने विरोधी के प्रति लौह एवं रक्त का नीति को लागू किया था। इसका मतलब क्या होता है? निरंकुश शासक राजतंत्र हो जाएगा सीधा सीधा, जो किसी का नहीं सुना, यानी अपने विरोधी के प्रति जो है लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरुआत किया था? वो बलबन के द्वारा। और सल्तनत काल में निरंकुश शासन राजतंत्र व्यवस्था किसके काल में, यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया? बलबन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में जो है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान ही होता था, ठीक है। तो दोबारा कर दिया है इसको। अगला क्वेश्चन बताएगा, सल्तनत काल में दीवान एक कजा एक विभाग था, जो जनरली बुक में नहीं मिलता है। बता रहे हैं दीवान एक कजा जो विभाग था, ये किस संबंधित था? किससे संबंधित था? तो न्याय से संबंधित विभाग था दीवान एक कजा, ठीक है। जैसे कजा समझते हैं आप, सुनिए गौर करिएगा, देखिए कैसे हम एग्जाम करेंगे। आप जानते हैं इब्न बतूता जो है किसके दरबार में आया था? मोहम्मद तुगलक के काल में आया था ना, उसके काल में आया था, 1333 में आया था दिल्ली में। और दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और काजी का मतलब होता था न्यायाधीश। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो है दीवान एक कजा जो विभाग था, ये किससे संबंधित था? काजी से। कजा ध्यान रखिएगा किससे हो जाएगा? न्याय विभाग था। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा मकबरा जो था जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा जो था सबसे पहले जो है शुद्ध इस्लामी शैली में जो निर्मित मकबरा था, वो बलबन का मकबरा था। अगला क्वेश्चन बताएगा, अमीर खुसरो ने जो है किस भाषा में, यानी किस भाषा के विकास में अग्रणी यानी भूमिका निभाने का काम किया था? तो खड़ी बोली भाषा का जो है विकास के लिए अमीर खुसरो को भारत में जो है भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी तूतीय हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, ठीक है। 1252 देता है, 53 दोनों ईस्वी में। देखिए किसी के जन्म को लेके ईस्वी से कहीं पे कुछ देता है, कहीं पे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और जान लीजिए ये सब कभी भी एग्जाम में आपको ईस्वी नहीं पूछा, गांव का नाम पूछ दिया, ये बहुत है। और यही क्वेश्चन जो है पटियाला और पटियाली में बड़ी कंफ्यूजन है। और यूपी एसआई में बता रहे हैं, यूपी नहीं, बिहार एसआई में भी था पिछले बार, और यूपी एसआई का हम एग्जाम इस बार दिए थे। उस एग्जाम में भी दिया हुआ था कि जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उस समय इतना हाईलाइट नहीं था। जब एग्जाम में जब गलती हो जाता है ना एक बार, उसके बाद क्वेश्चन कोई भी हाईलाइट होने लगता है। और हम भी गलत करके आए थे, पटियाले की जगह पटियाला मार के आए थे, यही जान लीजिए। तो जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एटा जनपद है, एटा जनपद के अंतर्गत आता है। और हम पटियाली बोले हैं, पटियाला पंजाब में, पटियाला पंजाब में, और पटियाली उत्तर प्रदेश में। अगला यही बताया अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो किस भाषा के लिए जो है खड़ी बोली भाषा के विकास के लिए आगे अग्रणी थे। अगला बताइए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है जो है किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी में जो है मुसलमान शासक के गुणों का जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, सुनिएगा ध्यान से, सबक ए हिंदी का जो जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और देखिए अगर इसी को सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली, अगर हिंदुस्तानी शैली बोलेंगे तो अमीर खुसरो आराम से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबक ए हिंदी भाषा या अथवा जो है हिंदुस्तानी शैली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला बताएगा, फतवा ए जहांदरी अभी पुस्तक जो बताया, जो मुसलमान शासक के रूप को जो है बेहतर बनाने का काम किया गया है, यानी बताया गया है, ये फतवा ए जहांदरी के लेखक कौन है?
फतवा ए जहांदरी के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है फतवा ए जहांदरी लिखा गया था। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के सुल्तानों ने जो है किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा। ये समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत में कौन सा भाषा था? तो फारसी भाषा था। और जब हम मुगल शासन में जाएंगे तो तुर्क हो जाएगा ना, तुर्क भाषा हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा कौन सी भाषा को प्रमुखता दिया गया था? तो फारसी भाषा को दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, फारसी से खाली औरंगजेब का तुर्की हो क्या हुआ? वो में भी फारसी है, खाली तुर्क। ठीक है, देखिए फारसी भाषा था, लेकिन मुगल काल के जो स्थापना हुआ था उस समय जो है बाबर का शासनकाल था और बाबर के द्वारा तुर्की भाषा को प्रमुख बनाया गया था। और बाबर के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में ही लिखा गया था। आगे चल के उसी बाबरनामा का जो है यानी तुर्क ए बाबरी का नाम जो है करके जो है बाबरनामा का नाम दिया गया था। और बाबरनामा के नाम के रूप में फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसलिए वो फारसी में आगे चल के, लेकिन स्टार्टिंग जो होता है वो तुर्क भाषा से ही होता है। भाषा पूछेगा तो फारसी ही मानेगा। ठीक है, यानी हाँ दरबारी भाषा के रूप में फारसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, उख मस्जिद का निर्माण जो है यानी उखा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? फिर उससे तुगलक मुबारक शाह खिलजी के द्वारा जो है उखा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में पढ़ता दिल्ली में पड़ता है। उखा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी का जो है जो नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था, यानी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? इक्तादारों को नियंत्रण करने के लिए जो है ख्वाजा नामक अधिकारी का जो है नियुक्ति किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो बलबन के द्वारा करवाया। हम बताए इक्ता प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इक्ता के जो है नियंत्रण का काम जो है इसके लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया? बलबन। फिर इक्ता प्रथा को जो है बंद किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर आगे चल के जो इक्ता को फिर शुरुआत कर दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक, क्या? अलाउद्दीन खिलजी के बारे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, सल्तनत काल में दीवान ए रिसालत जो है ये किस विभाग से संबंधित था? देखिए इसमें दो है, दीवान ए रियासत अलग विभाग था, हाँ, जो कि दीवान ए रियासत जो था वो नियंत्रण विभाग हुआ करता था। एक विभाग है दीवान ए रिसालत। ये दीवान ए रिसालत कौन सा विभाग हुआ करता था? तो रिसालत ये विदेश विभाग हुआ करता था। दीवान ए रिसालत कौन सा विभाग था? विदेश विभाग था। दीवान ए रियासत कौन सा विभाग था? नियंत्रण विभाग था। दीवान ए इंसा कौन सा विभाग था? पत्राचार विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। तो ये सब को जो है ना एक बार इस तरह से माइंड में रिकॉल करते रहिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और दीवान ए अर्जी कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। और बाकी जितना भी विभाग दिखता है सब FST हो जाएगा। सिर्फ दीवान ए अर्ज जो है जो सैन्य विभाग था इसी में देख के कन्फ्यूजन होता है। सब लोग तो जानते हैं जितना विभाग है वो सब FST के द्वारा किया गया है, लेकिन दीवान ए अर्ज जो था सैन्य विभाग ये बलबन के द्वारा। इसको सिर्फ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होता है, सल्तनत काल में जवाबीत शब्द का संबंध जो है किससे था? सल्तनत काल में जवाबीत शब्द का संबंध किससे था? तो ये राजकीय कानून से हुआ करता था जवाबीत शब्द का संबंध। ठीक है, ये सल्तनत काल का प्रशासनिक व्यवस्था जो था उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता था ये हो गया है। तो यानी सल्तनत काल समझिए संपूर्ण जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला अब मुगल वंश पे स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के साथ हो गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। ठीक है, जिसमें कौन विजयी रहा? बाबर। और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और जो है मुगल बाबर के द्वारा किस वंश का स्थापना? मुगल वंश का स्थापना। और बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को ही बाबर का जन्म हुआ था। देखिए हम डेट भी इसलिए बता दे रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो 14 फरवरी 1483 को जो है बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम बता दीजिएगा। तो उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, अगला बात करते हैं, बाबर का जन्म 1483 हो गया। और इसके साथ साथ बाबर का जो है जन्म यानी हुआ कहाँ था? फरगना में हुआ था। और इसके पिता जो है फरगना के शासक थे। अगला क्वेश्चन फिर बनता है, बाबर फरगना की गद्दी पे जो है बैठा कब था? तो जान लीजिए 1507 ना, 1483 में जन्म लिया है तो 1407 में बैठेगा कैसे? 1507 हो जाएगा। सही है, बाबर जो है फरगना की गद्दी पे जो जहाँ इसके पिता शासक थे उस गद्दी पे कब बैठा था? 1507 में बैठा था। और आगे पूछा था बाबर जो है भारत पर आक्रमण कुल कितनी बार किया था? 5 बार आक्रमण किया था बाबर। ठीक है,
अगला सुन लीजिए, हम बता देते हैं बाबर का जो है भारत के विरुद्ध जो किया गया प्रथम अभियान जो था, ये किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाही के विद्रोह जो है, यूसुफ जाही के विरुद्ध पहला विद्रोह था। और ये कब था? 1519 में। 1519 में जो है यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध जो है बाबर का पहला भारत पे आक्रमण था। आगे फिर बता, बाबर ने जो पहली बार तुलगुमा नीति का जो है प्रयोग कब किया था? तो 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, तुगलमा नीति का जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाँ, तोप का भी प्रयोग जो है इसी में किया गया, उसी तुलगुमा नीति उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा जो है, अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा, जो 1527 में। जो 27 याद रखिएगा, तो डेट भी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो 27 100 से 7 अंतिम में 27 आ रहा है, तो डेट वाला में ध्यान रखिएगा 17 मार्च होगा, यानी 7 आएगा ही। ठीक है, ऐसे करके हमें ऑप्शन को टिक करना है, तो ध्यान रखिएगा 17 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध हुआ है, जो किसके किसके बीच हुआ है? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ है। और बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया है सब में विजयी बाबर ही रहा है, तो याद करने की कोई बात ही नहीं है इसको। लेकिन खाली दूसरा व्यक्ति है। हाँ, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, चंदेरी युद्ध जो है ये बाबर और किसके किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो कब हुआ था? 1528 में हुआ है। चंदेरी का बोल रहा है ना, घाघरा के युद्ध 1529 में हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर के द्वारा लड़ा गया जो 4 युद्ध है, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, और तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो कि 1528 में हुआ है। डेट में एक दिन आगे बढ़ा लीजिएगा, 29 जनवरी। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। मतलब थोड़ा सा माइंड में यदि रिलेट करके ध्यान रखिएगा, कभी नहीं गलत होगा। 29 जनवरी 1528 को जो है चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर अगला युद्ध जो होता है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो बाबर और अफगान शासक जो कि कौन सा रहता है? मोहम्मद लोदी के द्वारा जो है लड़ा गया है, जो कि कब? तो 6 मई 1529 को लड़ा गया है। तो आपको डेट एक ही ध्यान रखना है ना, 6 मई। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ लॉजिक, जैसे कि पानीपत का प्रथम लड़ाई सभी लोग को याद हो गया होगा कि 21 अप्रैल 1526। ठीक है, अगला दूसरा युद्ध बताए खानवा का युद्ध, जो 17 मई 1527, 17 मार्च ना, 17 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध हो गया। और अगला युद्ध जो हुआ है घाघरा का युद्ध, जो हुआ है 28 में हुआ है, बट डेट में याद रखेंगे 29 जनवरी 1528 को घाघरा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? सॉरी, चंदेरी का युद्ध हुआ था ना, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528, और घाघरा का युद्ध हो जाता है फिर आगे चल के 6 मई 1529 को हुआ है। 1530 में बाबर मर ही जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि बाबर को जो है अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई है? तो कलंदर की उपाधि दी गई है बाबर की उदारता के लिए, जो है कलंदर की उपाधि। फिर अगला क्वेश्चन आता है खानवा के युद्ध के बाद, विजय के बाद जो है बाबर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो जिहाद का नारा दिया था, हम पूछ रहे हैं कौन सी उपाधि धारण किया था? तो गाजी का उपाधि। ठीक है, खानवा का युद्ध के बाद जो है बाबर जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? गाजी का उपाधि धारण किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बाबर की मृत्यु जो होता है 26 दिसंबर 1530 को हो जाता है, और कहाँ बाबर को दफनाया जाता है? काबुल, बाबर की इच्छा अनुसार काबुल में। ठीक है, हाँ ठीक है, पहले आगरा के आराम बाग में, फिर बाबर की इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आता है, बाबर किसका अनुयायी था? बाबर जो है ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के जो है अनुयायी था, यानी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का जो है अनुयायी, मतलब उसको मानने वाला था, अगला क्वेश्चन फिर बनता है, तुजुक ए बाबरी, यानी जो बाबर नामा, ये किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद पहले ही बता दिए थे, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने के द्वारा किया गया था। फिर बाबर जो है जिहाद का नारा किस युद्ध के बाद दिया था? तो खानवा के युद्ध के बाद दिया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है किस 2 राजवंश के बारे में जानकारी दिया है? तो विजयनगर और मेवाड़ के जो है बारे में जो है, यानी हिंदू राज था, 2 राज्य हिंदू राज था, जिसके बारे में जो है जानकारी दिया है। और जो विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़, और विजयनगर बोला जाता है बाबर के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेव राय जो था बाबर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? मीर बाकी के द्वारा जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, आगरा में जो है किसने ज्यामिति विधि से जो है बाग लगवाने का काम किया था? तो बाग बगीचा लगाने का काम बाबर के द्वारा ही किया गया था, जो कि किस विधि से? ज्यामिति विधि, यानी मैथ का जो विधि है उस विधि से जो है बाग लगाने का काम बाबर के द्वारा ही किया गया था।
फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, थोड़ा देर पहले ही बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अली कुतुब का के नाम नुसरत शाह हो जाएगा, नुसरत शाह हो जाएगा। यानी बाबर के आक्रमण के समय जो है बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। हुमायूं बाबर जो है ये दिल्ली ये मुगल वंश की गद्दी पे कब बैठा? 1530 में ना। हुमायूं 15, हाँ गिरते पड़ते। आगे क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन बताएगा हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले जो है कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां, हाँ ठीक है, बदख्शां का जो है सूबेदार था हुमायूं जो है गद्दी पे बैठने से पूर्व। अगला क्वेश्चन बताया हुमायूं ने जो है दीन पना नागर जो है नामक नगर का कब बसाया था? 1533 में जो है दीन पना नागर जो है नगर बसाया था। और पूछा जाता है जो, हाँ इसी भवन में इसकी लास्ट में जो इसके सीढ़ी से गिरकर मृत्यु भी हो जाती है आगे चलकर। इसमें ये क्वेश्चन आगे फिर बनता है कि जो है हुमायूं के द्वारा जो है एक 1532 में जो है चुनार नामक दुर्ग पे आक्रमण किया जाता है। चुनार दुर्ग पे आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। इसके साथ साथ ही फिर अगला युद्ध जो होता है चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। कन्नौज का कब होता है? 1540 में। हम याद करने का लॉजिक बताए थे, 39 और 40 में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, तो चौक वर्ड से ध्यान रखना है। चौ से चौसा, कौ से कन्नौज, यानी पहले चौसा का फिर कन्नौज का, जो 39 और 40। ये सजाने के क्रम में पिछले बार ऐसा इससे 2446 वाले मेंस में दिया गया था कि हुमायूं के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया है उसका क्रम क्या क्या था। पहले हम जैसे बताए कि घाघरा का युद्ध जो है, सॉरी चुनार नामक दुर्ग पे आक्रमण जो है 1532 में, इससे पहले देवराय का 1531 में, हाँ फिर चौसा 1539 में, कन्नौज 1534। कन्नौज के युद्ध का ही अन्य नाम कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जो है उसी का कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ है, और चौसा 1539, ध्यान रखिएगा। और सरहिंद का युद्ध जो है इसके जीवन काल का अंतिम युद्ध होता है जो कि 1555 में। सरहिंद के युद्ध का ही अन्य नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, और ये इसी युद्ध को जो है सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध के बारे में कहा जाता है अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध। ठीक है, जो वो सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1555 और बाबर के बारे में, सॉरी हुमायूं के बारे में बता ही दिए 1555 में। ठीक है, हुमायूं के बारे में ये भी बता, दीन पनाह नामक नगर का स्थापना कब किया? 1533 से 32 में कहाँ कौन दुर्ग पे आक्रमण? चुनार। और 1539 में चौसा, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, और 1555 में सरहिंद या मच्छीवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शेर खां ने चौसा के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो है कौन सी उपाधि धारण किया था, यानी कौन सी उपाधि? तो शेर खां से शेर शाह सूरी बना था, यही जो है जो किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? वही शेर शाह सूरी के और हुमायूं के बीच हुआ था, जो कि 1540 में। अगला क्वेश्चन बताएगा, हुमायूं ने जो है कलिंजर का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? तो गद्दी पे बैठा था और कलिंजर अभियान शुरू कर दिया था 1530 में। कलिंजर जो है, कलिंजर अभियान हुमायूं के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1530 में। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो हुमायूं ही था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। हाँ, और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा भी पहनने का काम करता है। अगला क्वेश्चन की बात बताए, किस युद्ध में के विजय के पश्चात जो हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासक बना था? अभी जस्ट बताया है, पुनः शासक की बात बताए तो सरहिंद का युद्ध 1555 में दोबारा शासक बना था। ये सी शेर शाह सूरी का जो है बेटा था। ठीक है, हाँ, जो सिकंदर सूरी कहिए, जिसको हराने का काम करके हरा के जो है दूसरी बार गद्दी पे बैठा था 1555 में, और ये 1540 में जो है छोड़ के चला गया था। हाँ, फिर अगला आता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1556 में हो जाता है, जो कि कहाँ से होता है? तो दीन पनाह भवन के सीढ़ी से गिरकर होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दीन पनाह नामक नगर का स्थापना भी इसी के द्वारा करवाया गया था। और ये दीन पनाह भवन की बात किया जाए तो दीन पनाह भवन था क्या? तो पुस्तकालय था। दीन पनाह भवन क्या था? पुस्तकालय था। इसी की सीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के द्वारा एक युद्ध छूट गया था, देवरा का युद्ध, जो 1531 में देवरा का युद्ध जो है 1501, देवराई नहीं भूलिएगा, देवरा का युद्ध अलग है, देवराई का युद्ध अलग है। जो शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार का लड़ाई हुआ था, 4 लड़ाई, उसमें से एक था देवराई की लड़ाई। ठीक है, जो कि औरंगजेब का द्वारा जो लास्ट लड़ाई था, जो चौथी लड़ाई था, उसके द्वारा जो है इसका राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था। देवराई का युद्ध ये देवरा था जो 1531 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हुमायूं के बारे में जो है किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहा। तो ये इतिहासकार लेनपुल का कथन है। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? गुलबदन बेगम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में, हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब दो शासक के बारे में पढ़े हम, मुगल वंश का बाबर और हुमायूं। किसी भी एग्जाम में अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है बाबर और हुमायूं के बारे में। आगे जो भी होता है मुगल कानूनी व्यवस्था के बारे में, शासन व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर जो क्वेश्चन छूटेगा, जो क्वेश्चन छूट रहा है वहाँ पे वो कवर हो जाएगा। क्या वो वाला हुमायूं में चित्रकला का प्रवेश सबसे पहले। देखिए, चित्रकला का सर्वप्रथम प्रवेश हम बोल रहे हैं ना, ये क्या बोले, जब शासन व्यवस्था हम पढ़ेंगे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन छूट रहा है वहाँ पे सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत का जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन था वो कहाँ आ गया, फिर शासन व्यवस्था में आ गया ना, उसी तरह से आएगा। तो क्रम से पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है इंडियन सिविक्स में जो बोलते हैं इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद था, और अनुच्छेद हम बारी बारी से देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा आज के क्लास में वहाँ तक करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम अनुच्छेद 1 देखते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम का जो उल्लेख है किस में है? अनुच्छेद 1 में। बात करते हैं अनुच्छेद 2 में, किसी राज्य को भारत तो नए राज्यों का प्रवेश, हाँ, या फिर स्थापना जो होता है वो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 2 में। और अगला क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, वो अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में क्या हो जाएगा? नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या हो जाएगा? तो नए राज्यों का निर्माण अथवा जो है नए उस राज्य के वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन तथा उसके नामों में परिवर्तन जो होता है उस किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। बड़ी कन्फ्यूजन होता है। अनुच्छेद 4 बता दीजिएगा क्या है? 1, 2, 3 में सब तो 1, 2, 3 को जो है ये लागू करने का काम जो है संसद का होगा वो अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग होता है, 1, 2, 3 से रिलेटेड नहीं। अगला फिर जानती है भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। फिर अगला भाग 2 में आता है 5 से लेके 11 तक। और अनुच्छेद 5 में क्या हो जाएगा बताइएगा? तो भाग 2 में जो है नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 का संबंध बताया किससे होगा? में भारत के जो तो प्रारंभ में जो नागरिकता मिलता है, यानी जो जन्म लेने के साथ साथ जो नागरिकता मिल रहा है, वो नागरिकता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 5 के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग मिलता है। फिर अगला अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग क्या है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाला या फिर विदेश से किसी दूसरे देश से भारत आने वाले को जो नागरिकता है वो किसके तहत? 6 के तहत। और यहाँ से जाने वाले को जो है अनुच्छेद 7 के तहत जो है नागरिकता मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है 9, अनुच्छेद 9। तो जब विदेशी नागरिकता को जो आप प्राप्त कर लीजिएगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर 9 मतलब नहीं सीधा समझिएगा तो नहीं रहेगा, यानी अगर दूसरे देश की नागरिकता यदि लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुच्छेद 10 बताइएगा। काम करने पर नागरिकता समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नागरिकता संबंधी अधिकारों को जो है निरंतर, मतलब ये नागरिकता संबंधी जो भी आपका अधिकार है उसको कंटिन्यू बनाने रखने का ये अधिकार जो है ये अनुच्छेद 10 के अकॉर्डिंग मिलता है। संसद छीन सकते। ठीक है, हाँ छीन सकता है, तो वही बोल रहे हैं, इसको बनाने का काम जो है वो अनुच्छेद 10 के अकॉर्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा सही है। जो भाग 3 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो कि किस भाग में? 3 भाग में 12 से लेके 35 तक है। तो भाग अनुच्छेद 12 समझ गए होंगे, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा 2 जगह दिया गया, एक नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद कितना में? 36 में। 12 या 36 यानी फिर 36 में जो है नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग क्या 152 में भी है राज्य की परिभाषा, 3 गो में दिया है। देख लेते हैं। ये 2 जगह जो है पॉपुलर है, एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम 13 में बोले थे कि मूल अधिकार को जो है अल्पीकरण करने वाली जो विधि होती है संसद के पास वो अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 14 सभी लोग जानते होंगे, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? समानता ब्रिटेन और संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि अनुच्छेद 15। तो जाति धर्म लिंग के आधार के जो है भेदभाव जो है वो हाँ नहीं किया जाना है, जो ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग?
15 के अकॉर्डिंग है। फिर अगला 16 के, तो लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन में जो है समान अवसर सभी को मिलेगा, यानी उसमें समानता होती है किसमें, तो अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो है अस्पृश्यता का अंत जो हो जाएगा, यानी छुआछूत जो है इसका अंत किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 17 के अकॉर्डिंग। फिर अगला है 18 के अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत हो जाता है, और अब बाद में जैसे आता है भारत रत्न वगैरह जो मिलता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग ही जो मिलता है। अगला क्वेश्चन 19 का 19 में क्या है, 19 में जो है अनुच्छेद 19 की यदि बात करते हैं, 19 के अकॉर्डिंग जो है विभिन्न प्रकार का जो स्वतंत्रता मिलता है, जो कि 6 प्रकार का जो कि 19 के क में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस का स्वतंत्रता जो है 19 के क के अकॉर्डिंग। और तिरंगा को हम सभी अब जो अपने घरों पे फहरा सकते हैं वो से 19 का क के अकॉर्डिंग जो है तिरंगा फहराने का अधिकार है, जो हम सभी घर पे फहरा सकते हैं 2002 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है फिर जो है 19 में तो सभी लोग को याद होगा ना, क ख ग घ करके कई बार करवा दिए, एक बार रिवीजन भी करवा दें। सुन लीजिए, 19 के क में बताइएगा बोलने की आज़ादी, 19 के ख में बताइएगा हम बता रहे शांतिपूर्ण सभा करने का जो है 19 का ख, और ग में संघ या समूह बनाने की जो है स्वतंत्रता है, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता जो ग में, और घ में तो कहीं भी जो आप घूमे हैं तो प्रचार प्रसार करने बोले कि जो घूम के जो प्रचार प्रसार करना है वो किस में है, तो घ में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आता है इंग्लिश में चला आइएगा तो डी करके ई आ जाता है, फिर ई में क्या है, जो देश के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कोना में जो है बसने की स्वतंत्रता 19 के 5 में यानी ई में। और एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार जो कि कानूनी अधिकार हो गया अब, ठीक है। और इसके साथ साथ 19 के एफ में क्या हो जाएगा, हम 19 के एफ में ही संपत्ति का अधिकार था, ध्यान रखिएगा 19 के एफ में ही संपत्ति का अधिकार था, जिसे निरस्त कर दिया। 19 के जी में, जी फॉर जीविका होता है, यानी कहीं भी बसेंगे तो जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय जो होता है जी में। एक बार आप लोग बोलिएगा, नहीं ध्यान से सुनिएगा, 19 के हम ए में बताया क्या हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। अगर आप बोलने में अगर कुशल हैं तो आप कहीं पे लोगों को बैठा के एकत्रित करके सभा या समिति मतलब सभा को बुला सकते हैं, तो 19 के बी में सभा बुला सकते हैं। जब सभा बुला लिए तो आपके मन में आएगा जब हमारे साथ इतना लोग हैं तो हम समूह बना सकते हैं, एक संघ बना सकते हैं, यानी एक पार्टी बना सकते हैं, समझिएगा। तो ये कब हो जाएगा, अगला में 19 के सी में हो जाएगा, यानी गौ में हो जाएगा। फिर आगे जब आप समूह बना सकते हैं तो आपका जो समूह है यानी जो भी पार्टी है इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देश के हर जगह जा के आप घूमिएगा, यानी घूमने की स्वतंत्रता जो देश के हर जगह वो किस में हो जाएगा, 19 के डी में हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जब आप कहीं घूम रहे हैं तो हो सकता है कोई जगह आपको पसंद आ जाए तो वहाँ पे बसने की इच्छा आ गई तो आप देश के किसी भी कोना में आप बस सकते हैं, वो किस में हो जाएगा, 19 के ई में। और जब कहीं बस रहे हैं तो आप जहाँ रहिएगा वहाँ कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित करिएगा, वो किस में होता, 19 के एफ में। समझ लीजिए, तो एफ तो रहा नहीं, अब जब रह रहे संपत्ति नहीं हो रहा है तो कम से कम उतना होना चाहिए जिसके लिए आप जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए तो कम से कम चाहिए, तो किस में हो जाएगा, जी में हो जाएगा। तो एक कर्म में याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये मैचिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक, अपने भाषा में बताए, ये कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा या कहीं पे बना हुआ नहीं मिलेगा, ये अपने द्वारा बना के बता रहे हैं। सभी लोग को याद हो गया होगा, एक बार घर पे जाइएगा खुद से रिवाइज करिएगा, ABCDEFG करके करिएगा, खुद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बताते हैं, और नोट्स में भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि के अपराधों से संबंधित जो है दोष सिद्धि से संरक्षण जो मिलता है वो किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 21 में क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 के क में फिर क्या है, शिक्षा का अधिकार है, जो कि अगला फिर बताते हैं। अगला अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से संबंध जो निरोध जो होता है, यानी गिरफ्तार जो किया गया उसके अकॉर्डिंग जो कुछ सुविधाएं मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग, 22 के तहत। और इसी के तहत जो है अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं। आपका ये कह सकते हैं कि 24 घंटा के अंदर अंदर हमें किसी भी न्यायालय में जो है प्रस्तुत पेश किया जाए, ये सब अधिकार जो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग मिलता है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जो है, प्राइवेसी का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी का अधिकार यानी निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। किसी को शक के आधार पर उठा के जेल में रखना, वो दूसरा चीज है, प्राइवेसी वो हम वो नहीं, अब किसी को शक के आधार पे उठा ले सकते हैं, जो हम बता रहे हैं 3 महीना के लिए नहीं, आप उठा सकते हैं मैक्सिमम 24 घंटा के अंदर अंदर ही जो है किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक,
तो बांध रख सकते, वो पुलिस के अकॉर्डिंग नहीं रख सकता है। पुलिस जो है ये शक जब तक न्यायालय नहीं कहेगा इसको रखना है तब तक नहीं रख सकता है। पुलिस का काम है कि 24 आवर के अंदर अंदर जो है, या जिसमें कि ले जाने और लाने के समय को जो है छोड़कर, हाँ, ऐड करके 24 घंटा। और यदि अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग भी यही मिलता है कि किसी भी महिला को यदि गिरफ्तार करना हो तो महिला पुलिस के द्वारा ही करवाना पड़ेगा, ये भी अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। वो आईपीसी ICPC उसमें चल जाता है, तो उतना पे नहीं जाना है, वो सब ट्रेनिंग में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो है अनुच्छेद 23 में क्या है, तो बलात् शर्म, और बलात् शर्म को दूसरे भाषा में मानव दुर्व्यापार कहा जाता है, यानी देह व्यापार जो होता है, यानी मानव की तस्करी जो होता है, किसी बच्चों को लेके या किसी व्यक्ति को ले गए किसी देश में या फिर किसी काम करने के लिए उसको बेच दिए, तो हाँ, तो वो जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 23 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 24 में क्या हो जाएगा, तो बाल श्रम हो जाएगा, ठीक है। वो बालात श्रम अलग होता है, बाल श्रम अलग, यानी बच्चे को जो है 6 से 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चे को जो है किसी भी फैक्ट्री में काम पे नहीं लगा सकते, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग होता है। अगला अनुच्छेद 25 बताइएगा, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो अनुच्छेद 25 में क्या है बताइएगा, तो किसी भी धर्म, हाँ, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं या फिर उसको आचरण या फिर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग है। फिर अगला बताएगा अनुच्छेद 29-30 की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद है। जो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा। हाँ, जो अनुच्छेद 29 में जो है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या है, तो जो भी ये अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान, अपने लिए जो है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, वो अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग। हाँ, और राज्य सरकार उसकी मदद करेगी, इसी के अकॉर्डिंग है। आप किसी भी अपने भाषा में याद रखिएगा, एग्जाम हमें निकालना है, आशा जरूर क्या, अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने हितों के लिए शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है, अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग। अपने भाषा में याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। आप किताबी भाषा में याद करिएगा, करते रह जाइएगा, कभी ना कभी फिर कन्फ्यूजन होकर गलत हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, सोच सोच के पढ़िएगा ना, हर चीज़ को समय दीजिएगा थोड़ा सा, अपने आप याद होते जाएगा। आप सोचिएगा नहीं हर बारी में एक बार पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे, पता चलेगा एक बार पढ़ के गए, दोबारा पढ़ने के लिए 6 महीना का बाद जाके उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, इसी में याद नहीं हो पाता है। आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर शाम में हो कल हो के रिविजन, जितना जल्दी रिविजन करिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। अगला क्वेश्चन बताएगा अनुच्छेद 32, तो सभी लोग जानते ही हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसमें, 32, और 32 के तहत किसको कहा गया है, संविधान का आत्मा BR अम्बेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 38 होता है, अनुच्छेद 38 बताइएगा, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज जो है व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग जो होता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है, ये जो है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 36 थोड़ा देर पहले बता ही दिए थे कि 36 के अकॉर्डिंग जो है नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग राज्य का परिभाषा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट, हाँ सर प्रणाम, जी नमस्कार सर। सर क्लास ले रहे हैं हम, क्लास के बाद बात करते हैं सर। नहीं इस बैच में नहीं बुलाया है, अगले बैच में बुलाएगा, तो अगला में आ जाएगा। 161 मतलब रैंक था ना, इसीलिए अभी तो 101 तक का ही बुलाया है। ठीक है सर, क्लास के बाद हम बात करते हैं सर आप। ये हमारे त्रिची जंक्शन जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं के SM है प्रेजेंट में, वही कॉल किए हुए थे। क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे इधर से, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया। हाँ कोई, हाँ वो DPSP को जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये जो अनुच्छेद 37 में कहा गया। तो हम सभी अनुच्छेद को करेंगे ना एक एक करके, तो पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उतना जान लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। और बाकी अगर हम समझ लीजिए एग्जाम में 4 ऑप्शन होता है, आप 1-2 को इग्नोर करके भी चलते हैं, बाकी 3 के बारे में जानकारी है तो चौथा आंसर होगा ही। तो हर चीज़ के पीछे नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर जोर करिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 39 का क में क्या है, निःशुल्क न्याय। हाँ देखिए, पहला नंबर अनुच्छेद 39 भी यदि डायरेक्ट वे में पूछा जाए कि अनुच्छेद 39 में क्या है, तो राज्य द्वारा जो है अनुसरणीय कुछ नीति जो होता है, जो राज्य को अनुसरण करना होगा, वो अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग होता है। जिसमें होता क्या है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को समान निःशुल्क न्याय जो है, विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 का क के अकॉर्डिंग, 39 के ख के अकॉर्डिंग बताया क्या है,
तो जो समाज के जो है जो संसाधन यानी समाज का जो भौतिक संसाधन है उसका उचित स्वामित्व यानी मालिक जो होता है यानी समाज को सभी को होता है, और उसका जो वितरण जो होगा वो 39 के ख के अकॉर्डिंग है। फिर 39 का गौ होता है, 39 के गौ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नहीं, वो 39 के कॉम में नहीं आता है। समान काम के लिए समान वेतन जो है यानी पुरुष में 39 के क के अकॉर्डिंग ही आ जाता है, बट 39 के गौ में आ जाता है वो जो है कि अर्थव्यवस्था में धन का उत्पादन के साधनों के अहितकार केंद्र इसका निषेध जो होता है यानी धन का निषेध जो होता है जो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग जो होता है वो अनुच्छेद 39 के गौ के अकॉर्डिंग होता है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है 39 क ख गौ में, ठीक है। शुरू करते हैं। बताइएगा, राजस्थान में स्थित बागौर और मध्य प्रदेश का आजमगढ़ जो है ये किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आप लोग इधर से बताइएगा, संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में जो है निर्मित पक्की ईंटें की विशालतम संरचना जो है कहाँ कहाँ से मिलता है? तो लोथल और गोदीबारा से हो जाएगा। लोथल और गोदीबारा से जो है यानी पकी हुई मिट्टी का साक्ष्य मिलता है, यानी जो है उसे निर्मित विशालतम इमारत जो है लोथल और गोदीबारा से। अगला बताइएगा, वैश्य का लक्षण जो है दूसरे को बलि देने वाला या फिर अनस्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला बताया गया है, ये किस ब्राह्मण में बताया यानी किस ग्रंथ में बताया गया? सुन लीजिएगा बढ़िया से, यानी वैश्य जाति जो होता है, ठीक है, वैश्य के द्वारा जो है यानी दूसरे को बलि देने वाला या फिर दूसरे के द्वारा जो भोज या उपभोग में लाया जाने वाला जो होता है यानी आने वाला बताया गया है, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है। अगला बताइएगा, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में जो है अभिधान प्राप्त होता है, ये किस में होता है? कानीन होता है, कानीन होता है, कानीन में। यानी अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में जो अभिधान प्राप्त होता है वो कानीन होता है। अगला बताइए, कौन सा संगमकालीन ग्रंथ है जो कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कथा का चित्रण करता है? तो शिल्पादिकारम हो जाएगा, शिल्पादिकारम जो हो जाएगा, जिसमें जो है शिल्पादिकारम ये जो है संगमकालीन ग्रंथ है जिसमें कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कथा का वर्णन मिलता है। शिल्पादिकारम के लेखक बताइए कौन है? इलंगो आदिगल हो जाएगा। शिल्पादिकारम के जो है लेखक कौन हो जाएंगे? इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था, और इसमें किसका किसका वर्णन मिलता है? संगमकालीन ग्रंथ है जो कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी का जो है वर्णन कथा का चित्रण करता है। अगला बताइएगा, मौर्य काल में जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन था? अस्थनिक था, अस्थनिक। कल वाला पीडीएफ गया होगा ग्रुप में, देखे होइएगा सभी लोग, देखे है ना, ठीक है। उसी पीडीएफ का जो है कंप्लीट करके उसका डिस्कशन करवाते हैं अभी, ठीक है। जो पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ लीजिएगा दोबारा, अभी फिलहाल जो है सुन लीजिएगा बढ़िया से। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो आदेश जी को जाते वक्त नंबर दे दीजिएगा, जुड़ जाएगा, सबको मिल जाएगा। या नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एसएमसी समस्तीपुर, आप लोग खुद ही, ठीक है, वो भी हो जाएगा। बताइएगा, जिसमें था सल्तनत कालीन व्यवस्था था यानी प्रशासन के बारे में जो टॉपिक था, और उसके साथ साथ मुगल वंश में बाबर और हुमायूं, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था, आर्टिकल था, वो था टॉपिक में। तो हम सल्तनत कालीन व्यवस्था से संबंधित जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस पर फोकस करना है। क्या हुआ? प्रेस अच्छा कर लीजिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट था उस फैक्ट को सिर्फ देखना है एक नज़र।